बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट नहीं पता है। डीपीएसपी से 2021 के बाद क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए डीपीएसपी से। गवर्नर 2023 में, 22 में, 21, 20 में नहीं आया था, डायरेक्टली 2024 और 25 में लगातार दे दिया गया। ये अप्रोच बहुत सही है, मतलब इधर उधर भागने से तो अच्छा यही है कि पीवाईक्यू ही करो। PYQs are the holy grail for UPSC. PYQs have to be attempted, be it for means, be it for. तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स शुड बी बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। पहली बार पूछा कि ये लोकेशन कहाँ हुआ था, दूसरी पूछा कि कौन सा मेंबर ऐड हुआ था, तीसरा पूछा कि थीम क्या है, और यही तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका मार्क्स जो है वो 60 से 120 प्लस डेफिनेटली होगा, और इसीलिए पीवाईक्यू को हम सॉल्व कम एनालाइज ज़्यादा करते हैं। इसको समझने के बाद अब आपको लगेगा कि मेरा सिलेबस बहुत छोटा हो गया है, मेरा सिलेबस बहुत नैरो हो गया है, एग्जाम ओरिएंटेड यही पढ़ना है। टाइमलाइन अगर आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री में, तो फिर ये लॉजिक से भी सॉल्व हो सकता है। और इन चारों पांचों क्वेश्चंस को देखते हुए आपका एक पूरा कंटेंट माइक्रो नोट्स भी रेडी हो सकती हैं। ऑलराइट, इनके करेक्ट आंसर से आपके एक नोट्स रेडी हो सकते हैं। क्या आप भी पीवाईक्यू को टेस्ट समझकर सॉल्व करते हो? क्या आपको भी देख के लगता है कि जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं वो तो आपकी किताब में है ही नहीं? मुझसे कई सारे एस्पिरेंट्स अभी भी पूछते हैं कि भैया मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया लेकिन फिर भी प्रीलिम्स में डिस्क्वालीफाई हो गया, तो क्या मतलब पीवाईक्यू काम नहीं आते हैं या फिर मैं सही से यूज नहीं कर पा रहा हूं? ये सबके जवाब है ना, ये इसी वीडियो में बनेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, और लंबी है, लेकिन जो भी इस वीडियो को एंड तक देखेगा, दिस इज नॉट जस्ट अ वीडियो, दिस इज अ प्रॉपर रोड मैप कि आप इस एग्जामिनेशन की जो तह तक जाते हैं ना, जो एग्जामिनर के माइंडसेट को डिकोड करते हैं ना, जो अल्टीमेट एल्गोरिदम हैक करते हैं पीवाईक्यू का, वो इसी वीडियो से लेकर निकलेगा। ऐसी कुछ रेयर वीडियोस हैं यूपीएससी के डोमेन में यूट्यूब पे, जिनको आप हमेशा के लिए सेव करके रखिएगा। दिस इज गोइंग टू बी एन एवरग्रीन वीडियो, नॉट ओनली फॉर दिस ईयर बट फॉर 27, 28, क्योंकि ये हम पैटर्न डिकोड कर रहे हैं, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं कि जो आप एनालिसिस करते हो उससे मार्क्स कम आ रहे हैं, जो आप कर रहे हो वो सही तरीका नहीं है। जो सही तरीका है वो ये है, पीवाईक्यू से सॉल्व करके आप मार्क्स नहीं मिलेंगे। पीवाईक्यू इज नॉट जस्ट टू सॉल्व, पीवाईक्यू आर मेंट टू बी एनालाइज्ड, थिंक एंड देन अप्लाई। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने ये एमसीक्यूज आपको दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इसको सॉल्व किया, और अगर आपका आंसर अच्छा आ गया, सही आ गया, तो एकदम कॉन्फिडेंस हो जाता है, अरे बॉस मैंने तो पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, चलो अब आगे चलते हैं। आपके लिए दिस इज जस्ट एक क्वेश्चन की तरह है, जबकि ये बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ। इस वीडियो में देखेंगे, ध्यान से एंड तक देखिएगा। देयर आर मेनी मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और वैसे भी मतलब मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो नहीं बनाता जो कि 2 मिनट 1 मिनट वाले होते हैं, हम उनके लिए बनाते हैं जो कि सीरियसली इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना चाहते हैं। मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, जिस भी यूपीएससी रैंकर्स की आप वीडियो देखते हो ना, उस पूरे वीडियो में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नाउ पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सब बोलते हैं कि पीवाईक्यू एनालाइज करो, लेकिन कैसे करें? मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स पीवाईक्यू को टेस्ट समझते हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए पीवाईक्यू एक अंडरस्टैंडिंग टूल है, एक पैटर्न को समझने का एक जरिया है, कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करने का टूल है, और कहीं ना कहीं इन पीवाईक्यू से हमें एलिमिनेशन ट्रिक की ट्रेनिंग मिलती है। एग्जामिनर के माइंडसेट को डिकोड करता है, यानी कि पूरा पीवाईक्यू का पर्पस सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है, बल्कि एग्जामिनेशन को समझना है। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके, राइट? बिकॉज वी आर गोइंग टू अनलॉक द हिडन सीक्रेट विच टॉपर्स फॉलो, और कभी कभी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर जाते हैं, और आपके ही साथ के लोग जो कि आपसे जूनियर हैं वो आपसे आगे बढ़ जाते हैं, और आप प्रीलिम्स के लूप में वैसे ही फंस जाते हैं। ऑलराइट, बट नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। लेट अस स्टार्ट विथ इंडियन पॉलिटी। हम लोग सब्जेक्ट वाइज लेकर चलेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग। ध्यान से देखिएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये इसी साल का क्वेश्चन है पॉलिटी का। ये क्या बात कर रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पर ये गवर्नर की बात हो रही है, यहां पर अगेन गवर्नर की बात हो रही है, और यहां पर बात हो रही है स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर की, यानी कि एमएलए की बात हो रही है। ठीक है,
गवर्नर की क्या बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा कि गवर्नर जो स्टेट में होता है वो आंसरेबल नहीं होता है किसी भी कोर्ट को अगर वो अपनी एक्सरसाइज या पावर या अपनी ड्यूटी कर रहा है अपने ऑफिस के अंदर। ठीक है, ये उसके बाद नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज और हर टर्म इन द ऑफिस। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं जब तक गवर्नर अपना ऑफिस होल्ड कर रखे हैं। ठीक है जी। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। हाउस के अंदर कोई भी एमएलए किसी भी कोर्ट या फिर कुछ भी कह रहा है तो वो किसी भी कोर्ट वगैरह पे लागू नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का, क्वेश्चन 39। ध्यान से देखिएगा, यहां पर गवर्नर को लेकर किया गया है, यहां पर भी गवर्नर की बात की गई है, यहां पर बात की गई है एमएलए की। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्टेट का गवर्नर होता है वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होता है अगर वो अपनी पावर और ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहा है अपने ऑफिस में बैठे हुए तो। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि गवर्नर के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है जब तक वो अपने ऑफिस में है और अपनी ड्यूटी कर रहा है तो। ठीक है, नंबर 3 क्या कहता है कि एमएलए जो है वो जब तक हाउस में बैठा है और जब तक वो कुछ भी बोल रहा है तो जो भी वो बोल रहा है ना उस पर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती है, ना कोई कोर्ट की ना किसी भी चीज की, मतलब वो आजाद है बोलने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब था वो था ठीक है। अब आपको आता था नहीं आता था, आपको सही जवाब पता चल गया, लेकिन आपको ये पता है ये कहां से क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी माइक्रो थीम क्या है। दोस्तों इसकी माइक्रो थीम है कि हमें इम्यूनिटी, ओके, जितने भी हमारे ये इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं या फिर हमारे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं उनकी आजादी, इम्यूनिटी, किन किन चीजों से वो इम्यून है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच मीन्स कि अगर ये बात हो रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आर्टिकल यूज किया जा रहा है। आर्टिकल 361 ये जिक्र करता है चाहे प्रेसिडेंट चाहे गवर्नर, उनको मतलब इम्यूनिटी है इन सारी चीजों पे। ठीक है, कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है और साथ में आंसरेबल नहीं है वो किसी भी कोर्ट के लिए। ऑलराइट, दूसरा एमपी और एमएलए, अब आपको आर्टिकल से लिंक करना है, आपको जाके देखना है कौन से आर्टिकल में बात हो रही है। तो आर्टिकल 105 एमपी में और आर्टिकल 194 194 फॉर एमएलए, इनको स्पीच की इम्यूनिटी दी गई है। ऑलराइट, सो यूपीएससी आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाहती है, यूपीएससी इज टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी, गवर्नर की इम्यूनिटी और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या क्या हैं। यानी कि दिस क्वेश्चन वाज बेसिकली फ्रॉम द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, और अब जाके आप पढ़ सकते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में और क्या क्या चीजें होती हैं। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में ये 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, कैसे क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इन चारों में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब आपको यहां पे लॉजिक यूज करना है। देखिए, राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये हमारा लीगल राइट है। ठीक है, इसको हम लीगल राइट कहेंगे। बाकी जो है कि एक साइंटिफिक टेम्पर हमें डेवलप करना है, हम अपने पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और कहीं ना कहीं हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है और जो भी उसके आइडियल्स हैं उसको रेस्पेक्ट करना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अब इस क्वेश्चन को आपने ठीक किया और आगे बढ़ गए, लेकिन आपने इसका मतलब एसेंस समझा। यहां पर क्या बात हो रही है, मोरल ड्यूटी की। ओके, तो फंडामेंटल राइट इज बेसिकली मोरल ड्यूटीज हैं। जो हमारा लीगल राइट क्या है, ये वोटिंग का। व्हाट इज देन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हमारा फंडामेंटल राइट है, विच मीन्स कि अब आपको क्या करना है, अब आपको एक टेबल बनाना है कि जैसे मान लीजिए कि डीपीएसपी हो गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, इनमें से कोर्ट में कौन कौन से एनफोर्सिएबल हैं, क्या
फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल है कोर्ट में? यस, दे आर इन्फोर्सिएबल। अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई रोक रहा है तो आप कोर्ट में जाके उसके ऊपर केस ठोक सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डीपीएसपी की और फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि फंडामेंटल राइट ये मतलब कहाँ में आता है संविधान की? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया हुआ है, पहले नहीं था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इसको डाला गया है। ठीक, तो इन तीनों के ऊपर हमें ये ट्रायंगल है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल डीपीएसपी। ठीक है, इन तीनों को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया, लीगल राइट अलग होता है, मोरल राइट अलग होता है और फंडामेंटल राइट अलग होता है। इतना तो समझ में आ गया। लीगल राइट में, डीपीएसपी में जो राइट टू फ्री लीगल एड, ऑलराइट, जो कि आर्टिकल 39 मेरे ख्याल से बात करता है, वो हमारा एक लीगल राइट है कि हाँ नहीं, हम अगर केस वेस होगा तो हमें एक वकील दे दिया जाएगा, सरकारी वकील। ठीक है, ये 2011 में क्वेश्चन आया। तो आप देखिए एक क्वेश्चन से कितना कुछ चीजें डेवलप हो गई हैं। ऑलराइट, आप सिर्फ सॉल्व करते हैं। अब एक और चीज देखने को मिलती है, मैंने हैंड पिक किया है कुछ कुछ टॉपिक आपके लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी पॉलिटी चल रहा है, अभी आगे हम लोग करेंगे साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी भी। देखिए 2017 में एक क्वेश्चन आया, 2018 में एक क्वेश्चन आया। ठीक है, 17 में क्या क्वेश्चन आता है कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? ठीक है, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। मतलब कि जो भी संविधान के हिसाब से जो एमपीज, एमएलए या फिर हमारे स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो भी कानून व्यवस्था बना रखी है, जो भी नियम कानून है, इन सब के ऊपर हमारा आता है न्यायिक समीक्षा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। यानी कि यही सेपरेशन ऑफ पावर है, यही चेक्स एंड बैलेंसेस है, यही बेसिक स्ट्रक्चर है। यहां तक समझने के लिए आपको और अंदर जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि हम केशवानंद भारती के केस में सुन चुके थे। राइट नाउ, अब जुडिशियल रिव्यू जो है वो हर एक एग्जीक्यूटिव के एक्शन पे, लेजिस्लेटिव के एक्शन पे देखा जाएगा कि संविधान के हिसाब से वो सारी चीजें चल रही हैं या नहीं। न्यायिक समीक्षा इसीलिए होती है। ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आ गया। ये 3 स्टेटमेंट जो दे रखे हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। ठीक है, यहां पे दे रखा है जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ठीक है, फिर यहां दे रखा है द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू ऑल लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट बिफोर दे आर असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सब इनकरेक्ट है। नाउ 2018 में एक क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इनडायरेक्टली, यानी कि कोई भी एक्ट को अगर हम 9th शेड्यूल में डाल दें तो उस पर ये जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड है या नामुमकिन है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी या बहुत लिमिटेड होगी। ऑलराइट, तो 9th शेड्यूल में आने का मतलब यह है कि अब उस पर कोई भी जुडिशरी का प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट, नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या इन चीजों को समझना पड़ेगा। ये बहुत रेलेवेंट है, ये हमारे माइक्रो थीम्स हैं इसके। क्या हमारा जो पहला अमेंडमेंट था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे था, वो लैंड रेवेन्यू, लैंड रीऑर्गेनाइजेशन, लैंड सेटलमेंट से रिलेटेड था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, जो कि चैलेंज किया था वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो वो चीजें 9th शेड्यूल में डाल दी जाती हैं जो फंडामेंटल राइट को लेके लोग चैलेंज करने लगते हैं कि नहीं, हमारा मूल अधिकार खतरे में हो रहा है, हमको सुप्रीम कोर्ट में अब जाना चाहिए। तो वो सारी की सारी कानून जो है वो 9th शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आर्टिकल 31B क्या होता है, आर्टिकल 31A क्या होता है। आर्टिकल 31A प्रोटेक्ट्स द क्लासेस ऑफ द लॉ, जैसे कि एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स हो गया। आर्टिकल B प्रोटेक्ट्स द स्पेसिफिक एक्ट्स रेगुलेशन लिस्टेड इन दी 9th शेड्यूल। मतलब कि अगर कोई कानून, कोई एक्ट अगर गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक, अगर उसको भी हम उठा के संसद 9th शेड्यूल में डाल दिया और रेजोल्यूशन पास कर दिया,
तो भी सुप्रीम कोर्ट उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। सिर्फ आपको जुडिशियल रिव्यू ये नहीं देखना है, ठीक है, सिर्फ हमें जुडिशियल रिव्यू नहीं देखना है जो कि यहां पे है, हमें आगे भी देखना है। इसका समझ में आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक है। देख नहीं रहे हैं 2017 में ये पूछा, फिर इनडायरेक्टली 2018 में ये पूछ दिया। तो जिस बच्चे ने अगर पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से की होगी, जिस एस्पिरेंट ने, वो तो भाई कर लेगा। ठीक है, और अब आप भी कर लोगे। आप पॉलिटी का एक और सवाल आता है, ये सवाल आता है इस बार फाइनेंस कमीशन से। कौन से? 15th फाइनेंस कमीशन से सवाल आता है विथ रिगार्ड्स टू रिकमेंडेशन। ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है। ये बता रहा है कि जो फाइनेंस कमीशन है 15वीं वाली, अभी लेटेस्ट आ चुकी है 16वीं वाली, तो आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलराइट, तो 15th फाइनेंस कमीशन से ये 4 आप बताइए क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, अब आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस की होगी तो ये एक बहुत ही रिपीटेड थीम है। ये ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में लास्ट प्रीलिम से पहले, यानी कि 2025 से प्रीलिम से पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, कि क्वेश्चंस आ सकता है, गारंटीड है। जैसे 2012 में ये देखिए फाइनेंस कमीशन के ऊपर 13 फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, 2015 में 14 फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, 2023 में 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, और अब 2023 के बाद एक साल बाद फिर से 15 के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और हर बार ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो यही है कि क्या रेकमेंड किया है इस बार का फाइनेंस कमीशन, और चेंजेस क्या करते हैं ये लोग, ये डेटा में चेंजेस करते हैं। अगर आप देखेंगे हर फाइनेंस कमीशन के क्वेश्चन में ये डेटा है, जैसे यहाँ 32 to 42%, यहाँ पर दिया हुआ है कि डिजाइन क्या है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ लैक्स ऑफ जॉब इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन जो है उसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक, क्राइटेरिया पूछ रहा है कि अलग अलग राज्यों में जो पैसा भेजते हैं। ये देखिए प्योर फैक्ट्स है, पूरे फैक्ट की भाई कितना रेकमेंड किया है, इतना 1000 करोड़। ठीक है, 45% नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस, ये सब डेटा है। ठीक है, और इस बार जो 16 फाइनेंस कमीशन है ये भी मैं इसी वीडियो में बता रहा हूं, या तो ये 2026 में ये लोग पूछेंगे, नहीं तो 2027 में तो गारंटीड ही पूछेंगे। एक क्वेश्चन श्योर शॉट तय है इससे आना। ओके, समझ में आ गया। तो हमें क्या पढ़ना है, फाइनेंस कमीशन की स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी और उसका क्राइटेरिया क्या है, जिससे स्टेट्स में टैक्स डिवोल्यूशन होता है, कितने % पे टैक्स डिवोल्यूशन होता है, कितना % सरकार बाकी के लिए रखती है, सेस के लिए रखती है, और बाकी अपने स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको फाइनेंस कमीशन से मिलेगा। नाउ ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी का 2025 का ही क्वेश्चन है। ऑलराइट, मैं इसलिए 2025 बोल रहा हूं क्योंकि ये लेटेस्ट है। ठीक, और इससे पहले क्वेश्चंस बन चुके हैं, आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉलिटी का क्वेश्चन था हमारा कि प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और स्टेट्स अंडर, ये प्रोविजंस है और ये प्रोविजंस किस चीज में, किस पार्ट में स्टेट दिए गए हैं। जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि 2020 और 2020 मतलब पहले ही इस वीडियो में कि क्वेश्चंस बन सकते हैं इन तीनों से। ठीक, और इन तीनों से ही क्वेश्चन बने, डीपीएससी, फंडामेंटल राइट और एक फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चंस बने हुए हैं। कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, साफ साफ एकदम दे रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये कहां मेंशन है, तो ये डीपीएसपी में है। ठीक, वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज आवर कंपोजिट कल्चर, फंडामेंटल ड्यूटीज। देन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज 14 ईयर्स इन फैक्ट्री, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये आपको दिखा ना ट्राइंगल, फिर से इस बार ट्राइंगल दे दिया गया। तो अब आपको समझना है कि ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल ड्यूटी ये मोरल राइट है हमारा। ठीक है, ये हमारा लीगल राइट है। ठीक है, समझ में आ गया। ये एनफोर्सिएबल है, ये दोनों एनफोर्सिएबल नहीं है। ओके, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, अभी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था गवर्नर वाला। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, गवर्नर के ही ऊपर क्वेश्चन है, ये भी गवर्नर के ही ऊपर है और प्रेसिडेंट के ऊपर। सेम चीज गवर्नर पे भी अप्लाई होती है, जैसे कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके,
पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड होगा। फिर क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो आपने मान लीजिए कहा कि नहीं भाई दोनों गलत है, लेकिन इसका सही क्या होगा वो आपको ढूंढना है। ठीक है, क्या यूपीएससी ने इससे पहले भी कोई पार्डनिंग पावर से क्वेश्चन पूछा है? क्या प्रेसिडेंट का तो दे दिया, क्या गवर्नर का पार्डनिंग पावर होता है? क्या आपने देखने की कोशिश की है? नेक्स्ट टाइम आपसे गवर्नर का पार्डनिंग पावर पूछ लेगा। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू की एनालिसिस होती है कि आपको कैसे करना है। ये जब आप करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। देखिए ध्यान से एक बात सुनिए कि अगर आपको लगा कि यार गवर्नर के ना इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम भी पढ़ लेते, नेक्स्ट टाइम भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस इनके रॉन्ग स्टेटमेंट से बनकर आते हैं। क्वेश्चंस जो कि आए नहीं हैं उन पर आते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मैं अभी ये भी बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, मैं आपको लॉजिक बताता हूं। ये समझ में आ गया ना? तो आपको देखना है कि ये गवर्नर के फॉर्म में क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑलराइट, एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। फॉर एग्जाम्पल गवर्नर से ये मैंने डेटा बनाया हुआ है ऑलरेडी कि क्वेश्चंस आ चुके हैं 2014 में, 2019 में। कैसे क्वेश्चंस आए हैं? गवर्नर के पावर से, गवर्नर का रोल जब सेंटर और स्टेट के बीच में टेंशन हो जाती है, फिर गवर्नर की अपॉइंटमेंट और उसका रिमूवल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ऑलराइट, फिर अगर हम यहां देखेंगे तो यहां पे और प्रेसिडेंट रिलेटेड प्रोविजंस, गवर्नर एंड रिलेटेड प्रोविजंस। ठीक है, प्रेसिडेंट से कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या मेथडोलॉजी है। देन यहां पर आएंगे सेंटर स्टेट रिलेशन एंड प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, रोल एंड इंपैक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल के ऊपर आर्टिकल 356। देन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर 2014 में और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहीं पे गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, गवर्नर का रोल क्या है, प्रोसेस क्या है इनके अपॉइंटमेंट का, और फिर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है शेड्यूल 9 के हिसाब से। ओके, ये सब आपको उठा के पढ़ने हैं। ठीक, ये होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इन डेप्थ एनालिसिस। अब अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को देखें, ये 2023 में आए थे। ठीक है, 2023 में इन दोनों क्वेश्चंस आए थे। क्या आ रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या पूछता है, इसमें क्या पूछ रहा है और इसमें क्या पूछ रहा है। पहले स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर देती है तो जितना भी काम प्रेसिडेंट ने किया हुआ है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज है, चाहे कुछ भी काम किया हुआ है, क्या वो सारे काम इनवैलिड हो जाएंगे जो भी काम किया था इससे पहले? ये है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये नहीं होगा। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड, मतलब कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है क्योंकि भारत में एक सम लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भारत में विधानसभा में वहां पर वो डिसॉल्व हो गई है और इलेक्शन होने वाला है। क्या ऐसा होगा? नहीं। तीसरा, जब भी बिल प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो संविधान प्रेस्क्राइब करती है टाइम लिमिट ताकि उनको वो असेंट दे। टाइम लिमिट बिल्कुल नहीं है। इसी के ऊपर तो पूरा डिस्कशन हुआ था, बवाल हुआ था तमिलनाडु में। तो आप कहेंगे कि जी नहीं, इनकरेक्ट है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट? टू फाइंड द करेक्ट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड चेक कि क्या ये ऑलरेडी कभी पूछा हुआ है पहले। यस, ये जो पूछा गया है बिल वाला मामला, ये कई बार पूछ चुका है। ये हाई प्रायोरिटी थीम है। समझ में आया? ये आ गया मामला। और फिर आप देखिए यहां पे ये क्या पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड, किसी जजमेंट में उन्होंने बताया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि आर्टिकल 16 क्लास 4 में बनी हुई है हमारे संविधान में, दैट इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब कि आर्टिकल 335 को अप्लाई करते टाइम पे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कहीं ना कहीं उसको लिमिट करता है। क्यों? क्योंकि इट मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और यही बोल रहा है कि आर्टिकल 335 बात करता है एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। ओके, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये ट्रैप है। ठीक, और ये ट्रैप कैसे पता चलेगा? जब आप इससे पहले 5-10 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको ये ऐसी चीजें दिखाई दी जाएंगी। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज,
ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता है, स्पेसिफिकली वो आर्टिकल डिफाइन नहीं करता है। तो इन दोनों क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि क्वेश्चन टिपिकली टेस्ट कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन को, इंटरप्रेट कर रहे हैं, और रेलेवेंस है हमारे फंडामेंटल राइट का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में। अब ये पॉलिटी का आखिरी क्वेश्चन है जो कि 2018 और 2013 में सेम बेस पे आया था। 2018 में छोटा क्वेश्चन था, 2023 में और बड़ा पूछ दिया था, ठीक है। 18 में ये पूछ रहा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित में अब आप बताइए। ये बहुत ही ज्यादा डेप्थ डीप क्वेश्चन था, लेकिन अगर जिसको पीवाईक्यू किया होगा वो बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज फ्रॉम लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू वोट ऑफ एमपीज ऑफ राज्यसभा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट नहीं पता है, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कंसेप्ट को पढ़ना, समझना वैल्यू वोट का, क्योंकि 2023 में फिर से पूछ दिया गया था कि वैल्यू वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला, और वैल्यू वोट ऑफ एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ऐसे ऐसे करके। ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर 2025 में 26 में फिर से पूछता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप भाई इसको छोड़ चुके हैं। ओपन कीजिए, आप हमारी माइक्रो थीम की समरी ले सकते हैं, वहां से भी आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे वोट शेयरिंग एमपी और एमएलए का क्या रहता है, ठीक है। ये समझ में आया आपको। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटी का जो हमारा सवाल है वो आर्टिकल 356 जो इमरजेंसी प्रोविजन है उनसे, फिर 2017 में उससे पहले आ चुका था कि कॉन्सिक्वेंस प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। इनमें से क्या नेसेसरली कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा। तो जब आप इन दोनों के आंसर्स को टैली करेंगे, ये दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं जब आप पढ़ेंगे इनको। जैसे यहां पूछ रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पावर एक्सरसाइज करके आर्टिकल 356 लागू करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो इनमें से क्या चीजें होंगी, ठीक है, इनमें से क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और ये भी वही पूछ रहा है कि जब प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी में इमरजेंसी लागू होगा तो इनमें से क्या चीजें नहीं होंगी, नहीं कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि यार ये पूछना चाह रहे हैं। मतलब कि अगर किसी राज्य में इमरजेंसी लग रही है तो उस राज्य में होगा क्या, क्या उस राज्य की जो विधानसभा है, विधायिका है, वो डिसॉल्व हो जाएगी, क्या जो पावर है लेजिस्लेचर का वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएगा, या आर्टिकल 19 उस राज्य का सस्पेंड हो जाएगा, या प्रेसिडेंट जो है वो कानून बना सकता है। याद करिए मणिपुर का किस्सा, क्या प्रेसिडेंट कानून बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि उसमें इमरजेंसी लागू हुई थी। तो आप इसको रियल केस एग्जांपल के साथ देख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है पॉलिटी में, वो बात करता है हमारे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है। 2021 में, 2020 में, 2014 में बार बार ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि संवैधानिक सरकार का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है इसका, तो आप कहेंगे लिमिटेड गवर्नमेंट है, आप कहेंगे कि गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेज होगी, जहाँ पे फिर देखिए फिर क्वेश्चन पूछा था 2023 में, यहाँ पर भी आएगा इट डिफाइंस द लिमिट पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ऑलराइट, सो ये क्या है, ये फ्री के मार्क्स हैं। अगर आपने PYQ नहीं किए तो ये फ्री के मार्क्स आप भूल गए। 2020 और 2015 में देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ था। 2015 में इट टॉक्स अबाउट कि कल्याणकारी राज्य हमारे संविधान में किस में एंश्राइंड है, तो आप कहेंगे DPSP में एंश्राइंड है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। 2020 में यही सवाल क्या आया था कि विच ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द आइडियल वेलफेयर स्टेट, ठीक है। सेम है क्वेश्चन, अब आप कहेंगे कि DPSP, सेम क्वेश्चन है। ये फ्री के मार्क्स हैं, ये फ्री के 2 नंबर हैं, और अगर आप इनको मिस्टेक कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। मतलब कि ये वो बच्चे भी लगा लेंगे जो कि ढंग से नहीं पढ़ के जाते हैं, कभी कभी तो वो भी लगा लेते हैं। आप तो पढ़ के जा रहे हो, तो ये सब लगाना है आपको, ठीक। सेम चीज जो मैंने आपसे बोली थी ये 2020 में इन लोगों ने पूछ दी। 2015 में ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि DPSP के संबंध में आप ये बताइए कि प्रिंसिपल स्पेल आउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। ऑफ कोर्स भाई,
ठीक है। फिर 2020 में इन लोगों ने सेम चीज वही पूछी, ठीक है, कि बताइए पार्ट 4 के प्रोविजन से संबंधित में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, जैसे कि दे आर इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स, नहीं, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट, प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट इन्फ्लुएंस इन मेकिंग लॉज ऑफ द अदर स्टेट, बिल्कुल सही। तो इसका 2 ओनली ऑप्शन होगा, इसमें आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे, तो आपको शॉर्ट चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें हम लोग अपने माइक्रो थीम में करते हैं, मैंने दिया हुआ है, मतलब आपको ये टाइम बच जाएगा, आपका टाइम इतना वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लगभग 2 महीने 3 महीने का पूरा स्टडी करते हैं तो कंटेंट ये बना पाते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया हुआ है। लेकिन हमारे PYQ की माइक्रो थीम में मैंने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया आपके लिए, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, इस PYQ माइक्रो थीम की 2000 से भी ज्यादा कॉपीज यानी कि ई बुक ऑलरेडी मार्केट में जा चुकी है, बहुत लोग ले चुके हैं इसको, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो जो PYQ है हमारा, ये इसको आप यूज करेंगे कोड MARGPRE MARGPRE टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। और इसी का समरी, आपको इसी के समरी को लेना है तो आप यूज करेंगे MARG MARG 2026, ठीक है। समरी मतलब कि पूरी की पूरी कंटेंट दिया हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पॉलिटी से संबंधित, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऊपर चढ़ते हैं इसको, ये हमारा लेवल 4 है, ठीक है, PYQ का। अब आते हैं हम लोग इसमें पॉलिटी में। देखिए, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में क्वेश्चन नहीं आया है फंडामेंटल राइट से। पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट का आना, समझ रहे हो आप। और ऊपर चलते हैं हम लोग, ठीक है, ये देखिए DPSP से 2021 के बाद क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए DPSP से। लास्ट 2021 में पूछा गया था वायलेशन ऑफ वेल्थ के ऊपर और जनरल अंडरस्टैंडिंग की कौन से पार्ट में ये आता है, ये, ठीक है। और आगे देखते हैं, बाकी जबकि पहले काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज इस साल पूछा गया था, मतलब वो स्टेटमेंट में था, आप कह सकते हो ना कि एक स्टेटमेंट का एक हिस्सा था, मतलब एक कोर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज का। लास्ट 2017 में आया था, ठीक है। और जबकि फंडामेंटल राइट नए ऐड हुए हैं, अभी 3-4 फंडामेंटल राइट ऐड हुए हैं 2025 में, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन प्रेसिडेंट से आए हुए हैं, ठीक है। और वही प्रेसिडेंट से 2023 में नहीं आया था, ठीक है, तो अरे 2024 में नहीं आया था। तो अब आप लगा लीजिए कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो शायद क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्या है, ये हमारा गवर्नर है। गवर्नर 2023 में, 22 में, 21, 20 में नहीं आया था, डायरेक्टली 2024 और 25 में लगातार दे दिया गया है। होपफुली इस बार भी गवर्नर से क्वेश्चंस आएंगे। जुडिशरी से इस बार प्री में क्वेश्चंस नहीं आए थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। जुडिशरी से इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार जुडिशरी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इम्पीचमेंट का, देन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। लगातार क्वेश्चंस आए हुए हैं। वहीं इलेक्शन के ऊपर 2024 में, 25 में नहीं आए हुए हैं, ठीक है। वहीं पे 21 में लास्ट आया था, ठीक। ऐसे करते अब हम लोग आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। सो बेसिकली ये माइक्रो थीम है हमारी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आए थे, कौन से क्वेश्चंस आए थे, देन माइक्रो थीम क्या है, देन प्रायोरिटी वाइज क्या है, इसी का समरी जो है वो यहां दिया हुआ है, समरी बुक दी हुई है। मैं फिर भी आपको रेकमेंड करता हूं कि आप इसकी ई बुक लीजिए, ऑनलाइन वाली PDF, जिससे कि कलरफुल आपको दिखेगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं, हम लोग खोलते हैं गवर्नर, ठीक है। गवर्नर पे अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, ये देखिए डिटेल में हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, है ना, पूरा कंटेंट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 15 क्या होता है, ये UPSC ने ऑलरेडी सब पूछा हुआ है। तो जो यहाँ पर UPSC ने पूछा है, इसमें जो UPSC ने पूछा है वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, इसमें डाला हुआ है, जो पूछा हुआ है। नेशनल अवार्ड्स वगैरह पूछे थे, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये सब पूछा गया, ये सब हमने दिया हुआ है, ओके। इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, रीजनेबल क्लासिफिकेशंस वगैरह, ये सब ऑलरेडी UPSC ने पूछा हुआ है, दे रखा हमने, ठीक है। आप इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। दूसरे सब्जेक्ट में ये हिंदी मीडियम का है गाइज, ये वाला, ठीक है।
जिनको भी हिंदी मीडियम में चाहिए PYQ की माइक्रो थीम, ये हिंदी मीडियम में है। अब आपको कोड यूज़ करना है बस UPSC प्री, UPSC PRE टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और PYQ की जो समरी है हिंदी में अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड इन्वायरमेंट की है, और साइंस एंड टेक की भी आ गई है, तो आप जाके उसको भी परचेज कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है। हार्ड कॉपी नहीं है इसकी, ठीक। नाउ ये हमारी जो हमने रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं आप इस वीडियो में, और जो आप बाई भी कर सकते हैं, ये माइक्रो थीम है, जिससे कि आप पैटर्न वगैरह आप सॉल्व कर, एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसी पैटर्न को, उसी कंटेंट को आप समरी में पढ़ सकते हैं, क्या पूछा था क्या नहीं पूछा था, क्योंकि यूपीएससी किसी एक किताब से तो क्वेश्चन पूछती नहीं है। हमने सारे क्वेश्चन को एक ही किताब में कर दिया है, एक्सप्लेनेशन दे दिया है, क्लासिफाई कर दिया है, और इसी किताब में पीछे सेक्शनल टेस्ट भी दिए हुए हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस करें आप, और आप अप्लाई कर सकें, एप्लीकेशन आपका हो सके, ठीक है। तो अगर आपको कॉम्बो इनका चाहिए, यानी कि हमारे PYQ के माइक्रो थीम का और समरी का कॉम्बो चाहिए, तो फिर आपको ये कोड यूज करना है मार्ग माइक्रो, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। अब IR का हम लोग देखते हैं। देखिए IR में ध्यान दीजिएगा, बहुत रिपीटिशंस होते हैं IR में, ठीक है। हमें लगता है करंट अफेयर है, बहुत बड़ा है, नहीं। ध्यान से देखते हैं हम लोग। जैसे ये क्या पूछ रहा है, ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, NATO के बारे में पूछ रहा है, यहाँ ब्रिक्स के बारे में पूछा है, यहाँ बिम्स्टेक के बारे में पूछा है, ओके। अब जो मेंबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो बहुत सारी, लेकिन कुछ कुछ जो हैं वो बहुत ही मतलब शॉर्ट है आना। अब जैसे NATO जो है वो क्या है, वो ग्रुपिंग वाली है, यानी कि गुट, एक ग्रुप जो है पूरा, वो कैसे फॉर्म हुआ NATO। इसी के बदले में हम ब्रिक्स बात कर सकते हैं, राइट। इसी के बदले में हम G20 बात कर सकते हैं, राइट। ये ग्रुपिंग है, यानी कि जियो पॉलिटिकल शेयर्ड इंटरेस्ट वाला ग्रुपिंग। NATO आपको पता ही है, पूरा पूरा यूरोपियन यूनियन वगैरह सब इसमें आ जाता है, राइट। तो ये क्या है, एक गुट है, एक ग्रुप है। वैसे ही अगर हम ब्रिक्स की कंट्रीज की बात करें, तो ब्रिक्स अदर देन USA, अदर देन दीज यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, ब्रिक्स वो लोग हैं उसमें, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस आता है कि इनमें से कौन से मेंबर जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, ये बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब ब्रिक्स का मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिक्स टॉपिक है, ठीक है। आपने देखा, सॉल्व किया, मान लीजिए कि आपका ठीक हो गया, लेकिन हम PYQ को कैसे एनालाइज करें। अब आपको क्या करना है कि ब्रिक्स के पिछले 10-15 सालों में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आप कहेंगे यहां पर क्या पूछा गया है कि 16th ब्रिक्स समिट कहां पे हेल्ड हुआ था, यहां हुआ था। इंडोनेशिया एक पहली मेंबर है जो कि फुल मेंबर बनी ब्रिक्स की, और उसके बाद थीम क्या था, यानी कि पहली बार पूछा कि ये लोकेशन कहां हुआ था, दूसरी पूछा कि कौन सा मेंबर ऐड हुआ था, तीसरा पूछा कि थीम क्या है। और यही तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, यही इंपॉर्टेंट होती है, थीम, ये, ठीक है। अब देखते हैं ब्रिक्स में इससे पहले क्या पूछा गया है। इससे पहले 2015, 2016 और उससे भी पहले 2014 में पूछा गया था। तो पहले 14 का देख लेते हैं क्या पूछा गया था। ब्रिक्स में पूछा गया, विद रेफरेंस टू ग्रुपिंग कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, साउथ अफ्रीका वाज लास्ट टू ज्वाइन। पैटर्न देख रहे हो आप, जो अभी लेटेस्ट पूछा गया है 2025 में, वो भी तो यही था, ठीक है। बस इसमें थीम नहीं पूछी, बाकी सब वही है। तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ बदला नहीं है। आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको बस अपडेट रहना है, ठीक है। 2 ओनली इसका आंसर है, यानी कि फर्स्ट ब्रिक्स समिट वो हुआ था रशिया में, नॉट रियो डी जेनेरियो, एंड अफ्रीका ज्वाइंड ब्रिक्स इन 2010 इन लास्ट मेंबर, मेकिंग द सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। यानी कि ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ये आपको ये करंट ये पता होना चाहिए ना। 2015 में क्या था कि फोर्ट लाजा डिक्लेरेशन रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स ऑफ, क्या कहेंगे आप, ब्रिक्स। सो बेसिकली कि फोर्टालेजा डिक्लेरेशन ये अडॉप्ट किया गया था 2014 के ब्रिक्स समिट में ब्राजील में, यानी कि जगह है फोर्टालेजा ब्राजील में, फोकसिंग ऑन एस्टेब्लिशिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि NDB, ठीक है, एड्रेसिंग ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। न्यू डेवलपमेंट बैंक को एस्टेब्लिश करने के लिए किया गया था। अब एग्जामिनर ने 2016 में फिर से ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा, लेकिन इस बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेटमेंट क्या कहता 2016 में कि NDB हैज बीन सेटअप बाय एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, लेकिन आपने तो देखा
कि ये ब्रिक्स जो है वो 2014 में जब ब्राज़ील में हुआ था, ये फोर्टलेजा डिक्लेरेशन हुआ था, उस डिक्लेरेशन में यही बोला गया था कि एनबीडी सेटअप किया जाएगा। तो यहां पर ब्रिक्स होगा, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इसीलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका मार्क्स जो है वो 60 से 120 प्लस डेफिनेटली होगा, और इसीलिए पीवाईक्यू को हम सॉल्व कम एनालाइज ज्यादा करते हैं। पकड़ो एक बात। दूसरा क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन शंघाई, विच इज राइट एंड दिस इज इनकरेक्ट। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम वन पैटर्न, राइट? अब आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा, ये रिम क्या होता है अभी आपको बताते हैं। ये क्या है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यहां पर भी पैसिफिक रिम के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों रिम बस वो कटोरा एक चीज है कि जो सी है हमारी, ठीक है, सी वो इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज जो भी होंगे तो इसको रिम कहा जाएगा, ठीक है। जो भी इसके कोस्टल एरियाज वाले कंट्रीज हैं उसको रिम कहा जाएगा। तो जैसे इंडियन ओशन है हमारा, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज, भाई इधर से इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, जापान भी है, और राइट नीचे सॉरी ऑस्ट्रेलिया भी है, ओके, मालदीव्स भी है। तो ये सब क्या है? रिम कंट्रीज हैं। तो इनका एक गुट बना हुआ है। वैसे ही पैसिफिक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है जिसको कहते हैं पैसिफिक रिम कंट्रीज, ऑलराइट। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज नहीं है ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन एक तो पूछा गया था 2015 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, ठीक है। अब के बाद क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। रिम कंट्रीज क्या क्या होती हैं, ओके, कौन कौन सी कंट्रीज है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ग्लोबल ऑर्डर जो है वो सी रूट वाला मामला बहुत डिस्टर्ब है ड्यू टू इजराइल एंड ईरान एस्केलेशन। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ सकती है आर्कटिक रिम से, एटलांटिक रिम से, और मे बी मेडिटेरेनियन रिम से। ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। कितनी कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरेनियन रिम के अंदर आती हैं, ऑलराइट, क्योंकि आपका तो पूरा मिडिल ईस्ट है, फिर आपका यूरोप भी है कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। देन हमारा आर्कटिक काउंसिल में टोटल 8 कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर कर रही हैं, ऑलराइट। देन उसके बाद एटलांटिक रिम क्या है इसका मतलब, और क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, ज़ोपैकस क्या होता है, समझ में आ रहा है? तो आपको इस तरीके से एनालाइज करना है क्वेश्चन पेपर, ताकि अगली साल जब क्वेश्चन पूछे तो फिर आप सही कर दो। अब एक और चीज देखते हैं इसमें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उसमें यूपीएससी बार बार कैसे क्वेश्चंस पूछती है। एक मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसमें एक जो सेगमेंट है वो है जो फाइनेंस करती है, वो बॉडी जो कि फाइनेंस करती है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, G20 हो गया, IMF हो गया, ये लोग फाइनेंस करते हैं, लोन देते हैं, पैसा देते हैं अलग अलग कंट्रीज को क्राइसिस में। उसमें से एक आती है IMF के क्वेश्चंस जो हैं वो गजब के आए हुए हैं, यानी कि 2010 से लेकर 2011, फिर 2016, 2022, 2020 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताऊंगा, ऑलराइट। समझ में आपको आ रहा है ना, क्लैरिटी मिल रही है ना? दिस इज द रियल पावर ऑफ एग्जामिनेशन। नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ यूपीएससी आस्क। इसको समझने के बाद अब आपको लगेगा कि मेरा सिलेबस बहुत छोटा हो गया है, मेरा सिलेबस बहुत नैरो हो गया है, एग्जाम ओरिएंटेड यही पढ़ना है। जानते हो फायदा क्या है इनको समझने का? फायदा ये है कि जब तुम करंट अफेयर पढ़ोगी, जब तुम करंट अफेयर सुनोगी, देखोगी, तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि अब मुझे एग्जाम ओरिएंटेड क्या निकालना है। ध्यान से देखते हैं 2010 में ये लोग क्या बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी। आर्टिफिशियल करेंसी क्या होती है? ठीक है, आर्टिफिशियल करेंसी मतलब कि आप उसको लिटरली कैश के फॉर्म में नहीं यूज कर पाओगे, मतलब आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? ADR, GDR, SDR, ठीक है। नाउ ADR हमारा क्या होता है? ADR टॉक्स अबाउट द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। ADR इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, मतलब कि जो भी कोई जो भी कोई कंपनी यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो यूएस के इन्वेस्टर से पैसा ले सकती है, उसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं। वहीं GDR क्या है?
वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है। मतलब कोई भी कंपनी जो कि यूएस के स्टॉक्स में लिस्टेड नहीं है, बाकी और कहीं से भी वो इन्वेस्टर कर सकती है, इन्वेस्टमेंट ले सकती है, जैसे ईयू से, ब्रिटेन से ये होता है। तो बेसिकली ये तो कैश हो गया, ये तो एक तरीके से करेंसी हो गई। यहां क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल करेंसी। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है एसडीआर, ये है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। ये एक आर्टिफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको बनाया हुआ है आपातकालीन के टाइम पे। कोई कंट्री जहां पर टर्मोइल हो गई हो, जहां पे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो गई हो, कहीं पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, कहीं पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स मिलते हैं। आप एक्सचेंज करते हैं अपनी करेंसी को अलग अलग करेंसी में। तो एसडीआर में सिर्फ डॉलर नहीं है, येन भी है, युआन भी है, रशिया का भी है, और यूरो भी है, पाउंड भी है, ये सब मिलके बनते हैं, ठीक है। अब 2011 में अगले साल यूपीएससी ने क्या पूछा कि रिगार्डिंग आईएमएफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करती क्या है आईएमएफ? सीधी सीधी बात है, इट ग्रांट लोन टू एनी कंट्री, इट ग्रांट लोन टू डेवलप्ड कंट्री, इट ग्रांट लोन टू ओनली मेंबर कंट्री, इट ग्रांट लोन टू द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सही आंसर है सी, ओनली मेंबर कंट्री। सिर्फ मेंबर कंट्री को ये लोन ग्रांट करते हैं। समझ में आ गया बेसिक कहां से चल रहा है? चलिए अब आते हैं 2016 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2016 में विथ रेफरेंस टू आईएमएफ एंड फाइनेंशियल कमिटी। ध्यान देखिएगा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, क्या दो स्टेटमेंट दिया गया है। ये दो स्टेटमेंट जिक्र कर रहा है कि ये डिस्कस करते हैं मैटर ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी और एडवाइस करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को टू डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क। यानी कि आईएमएफसी ही डायरेक्ट करती है आईएमएफ को कि अब इस फलाने कंट्री को आप पैसा दीजिए क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुकी है। ऑलराइट, देन द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज एन एब्जॉर्बर टू इतना। तो द राइट आंसर इज सी। सो वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट करता है, एब्जॉर्व करता है आईएमएफसी की मीटिंग्स भी। ऑलराइट, तो ये एक आईएमएफ की पॉलिसी गाइडिंग बॉडी, एडवाइजरी बॉडी है जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशू को डील करती है और वर्ल्ड बैंक इसमें पार्टिसिपेट करती है। अगली बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक, कौन से बैंक पार्टिसिपेट करती है आईएमएफसी की मीटिंग में, तो ये घुमा के हो सकता है क्वेश्चन। अब 2020 में देखते हैं ये लोग क्या पूछ रहे हैं। 20 में इन लोगों ने पूछा गोल्ड ट्रांच रिजर्व ट्रांच रेफर्स टू व्हाट। तो आप कहेंगे क्रेडिट सिस्टम है ग्रांटेड बाय आईएमएफ मेंबर्स, ठीक है। यानी कि ये जो सिस्टम है, ये जो पूछा गया था 2011 में कि ओनली मेंबर कंट्रीज को आईएमएफ लोन देती है, तो इसको टेक्निकल टर्म में क्या कहा जाता है? गोल्ड ट्रांच, यानी कि रिजर्व ट्रांच कहा जाता है इसको, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, बस हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाले। 2022 में रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू व्हाट। तो आप कहेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। नाउ अब पीवाईक्यू अगर हम कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि बाकी वर्ल्ड बैंक जो है वो किस तरीके की फाइनेंसेस करता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव किस तरीके की फाइनेंस करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक किस कंट्रीज को और किस तरीके की फाइनेंस करता है। अगला क्वेश्चन इन तीनों से बन सकता है। समझ में आ रहा है आपको? ये होता है पावर ऑफ पीवाईक्यू। तो आपको ये पढ़ना है, यहां ध्यान देना है आपको। ओके, ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट की सबसे हाई प्रायोरिटी थीम्स के हम लोग बारे में बात करेंगे, विच मीन्स कि अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर ऑलरेडी, अच्छा अगर हम बात करें अपने पीवाईक्यू की एनालिसिस की, जो हमारे माइक्रो थीम्स, माइक्रो टॉपिक्स दिए हुए हैं, अगर ये देखिए, मैं इसमें ऊपर चलता हूं थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर चलता हूं और यहां पर हम लोग आईआर में आते हैं। आईआर में अगर हम लोग आए तो ये यूपीएससी के 16 साल के पीवाईक्यू के एनालिसिस मैंने की हुई है आपके लिए। आईआर में आइए, फॉरेन पॉलिसी से लगभग 2 ही क्वेश्चन आए हैं पिछले 16 सालों में, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 50+ क्वेश्चंस आए हुए हैं आईआर, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। नेटो और मल्टीलेटरल ग्रुपिंग में ब्रिक्स आया हुआ है, बिम्स्टेक, देन वर्ल्ड बैंक, देन आईएनएसटीसी, ये सब। 2024 में आपको यूएनडब्ल्यूएचओ के बारे में, देन फाओ के बारे में, ठीक है,
देन 2023 में G20 का रोल क्या था, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, ओके। आप देख सकते हो कि लास्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कब पूछा था, जैसे मान लीजिए क्वाड के बारे में पूछा है कि नहीं पूछा है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट, अरे सॉरी IR में, ग्लोबल इश्यूज एंड प्लेसेस इन न्यूज, ऑलराइट। ये हम कभी और डील करेंगे, समझ में आ रहा है। और इसी से रिलेटेड हमने समरी भी दी हुई है वहां पे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अगर देखेंगे तो एनवायरमेंट से इस बार 2025 में अपने प्रिडिक्टिव थीम पे क्वेश्चन पूछा है। प्रिडिक्टिव थीम पे कैसे, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन की क्वांटिटी पर कैपिटा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या इंडिया रैंक करता है एशिया पैसिफिक में सेकंड हाईएस्ट लाइक एमिटर है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोड्यूसर आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपको बताना है। ये अगर आपने सीख लिया, समझ लिया कि कार्बन से अगर आपने दोस्ती कर ली तो आपको कार्बन 4 से 6 मार्क्स दे सकता है, लिटरली बता रहा हूं, एक पेपर में 4 से 6 मार्क्स दे सकता है कार्बन। क्यों? क्योंकि यहां खुद ही आप क्वेश्चन देखिए, 2025 का है, डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, आप कहेंगे इट कैन बी यूज्ड फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, डायरेक्ट एयर कैप्चर। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 क्या बात कर रहा है, स्टडी इंडिकेट करती है कि सीमेंट इंडस्ट्री 5% ग्लोबल कार्बन एमिशन को अकाउंट करती है कार्बन। देन उसके बाद जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सिलिका मिक्स किया जाता है लाइमस्टोन के साथ, फिर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, लाइमस्टोन को कन्वर्ट किया जाता है और फिर क्लिंकर प्रोडक्शन के टाइम पे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो बेसिकली ये सीमेंट पावर प्लांट से था। इससे पहले अगर आप PYQ देखेंगे, थर्मल पावर प्लांट, स्टील प्लांट, ऑयल फर्नेस, ऑयल रिफाइनरीज, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लगा सकते हैं कि यूपीएससी उन एरिया को टारगेट कर रहा है जो कि जहां से सोर्सेज एमिट हो रहे हैं, जहां से बड़े बड़े सोर्स क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिट होने का। ऑलराइट, समझ में आ रहा है। अब ये देखिए, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, देन कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू कीवर्ड्स, यानी कि लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय दी सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक कार्बन ने डैमेज कर रखा है हमारे पूरे के पूरे। फिर ब्लू कार्बन क्या होता है, ब्लू कार्बन, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन, ठीक है। देन कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देन आप यहां पे देखेंगे कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। तो दीज आर दी कीवर्ड्स जो कि आमतौर पे यूज किए जाते हैं कि कार्बन को कैसे हम रिड्यूस कर सकें, उसके फुटप्रिंट को कैसे रिड्यूस कर सकें, क्योंकि वो हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ऑलराइट, ये समझ में आया। ऑलरेडी मैंने 2025 की जब प्रीलिम्स को प्रेडिक्ट कर रहा था तो मैंने बताया था इसमें पॉल्यूटेंट एंड देयर सोर्सेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर। जैसे यहाँ पे लिखा है पावर प्लांट, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, स्टील इंडस्ट्री, ऑयल, इनसे पूछ चुका था। अगली बार अब सीमेंट पूछ दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड से सवाल आ सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चंस बन गया था, ठीक है। मैंने ये भी बताया कैसे क्वेश्चंस बने थे। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे PYQ में, तो यूपीएससी क्या करती है कि एनवायरनमेंट में वो टेक्निक ढूंढती है कि, क्योंकि यूपीएससी का एक थीम है एनवायरनमेंट में कि हम अगर किसी चीज को खत्म नहीं कर सकते तो उसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और फिर रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो रिसाइकल, रीयूज एंड देन रीवायर इट। तो इसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस आती हैं, जैसे बायो रेमेडिएशन टेक्निक है, ठीक है। तो बायो से कोई भी, यानी कि लिविंग बीइंग को कैसे हम लोग और ठीक कर सकते हैं, बायो रेमेडिएशन टेक्निक, देन बायो टॉयलेट्स, देन बायो फर्टिलाइजर्स, ओके। और क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बायो रॉक टेक्नोलॉजी, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर, देन बायो फिल्टर्स। तो व्हाट आर दीज, विच मीन्स ये सारे करंट अफेयर्स के निकले हुए हैं। ये सारे, अगर आपने पिछले 1.5 सालों में कुछ भी पढ़ा होगा करंट अफेयर का, तो आपको मतलब यहां से निकालना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। समझ में आया। देन हाइड्रोजन से भी रिलेटेड क्या है, अभी तो भाई हाइड्रोजन की ट्रेन निकली है, बुलेट ट्रेन, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल यूज्ड, किन चीजों में यूज किया जाता है, तीनों में यूज किया जाता है वैसे तो। इसमें क्या है, विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल इन हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2015 में पूछा गया है और ऑलरेडी इसका
1 पार्ट सही है। ओके, प्योर हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, कहीं किसका बाई प्रोडक्ट है ये। सो देख रहे हो आप, इसके बाद यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है 2024 के बाद, तो आपको ध्यान देना है इन चीज़ों पे। दिस इज द पीवाईक्यू एनालिसिस। ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन तो ज्योग्राफी में आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। ये कॉन्गो बेसिन के ऊपर क्वेश्चन है। कॉन्गो बेसिन आप देख सकते हो यहाँ पे हरा हरा कितना सारा है, ये हमारा है लंग्स, ये फेफड़ा है हमारे पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सक करता है, ठीक है, कार्बन सिंक है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी होती है, वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे। ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, तो आप कहेंगे कैमरून इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। इधर कहीं कैमरून होगा, इधर ऊपर कहीं ये है कैमरून, कैमरून इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। ठीक है, ज्योग्राफी से था, लेकिन इसी से एनवायरनमेंट में क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए भाई वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड कहाँ है जहाँ पर ग्लोबल कार्बन एमिशन फॉसिल फ्यूल से जो जनरेट होता है उसको सक करता है, तो आप कहेंगे कॉन्गो बेसिन। मैंने स्टूडेंट से बोला था पढ़ने के लिए कि रियो डेला प्लाटा बेसिन कहाँ पर है, अमेज़न बेसिन और किकोरी बेसिन का रोल क्या है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन देखिए मार्सुपियल्स का 2001 में आया था क्वेश्चन, अ क्लास ऑफ एनिमल्स नोन एज मार्सुपियल, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कहाँ पाया जाता है। फिर अगेन मार्सुपियल्स पे कोई क्वेश्चन आया था, आर नॉक्टर्नली फाउंड इन इंडिया, मतलब क्या है माउंटेन ग्रासलैंड। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, मतलब आप नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन किसी को पता भी नहीं होगा कि यार ये रिपीट कर देगा। यहाँ पर पूछ रहा है कहाँ पाया जाता है, और यहाँ पर पूछ रहा है इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, इसके हैबिट्स फीचर्स क्या क्या हैं मार्सुपियल्स के। ठीक है, उसके बाद ये इन्वायरमेंट का सबसे हाई प्रायोरिटी जोन है, क्या है ये, दिस इज द इन्वायरमेंट एंड पोल्यूटेंट। अगर आप सिर्फ एक चीज देखेंगे इसमें, सल्फर इज वेरी वेरी कॉमन, तो सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, दे आर वेरी वेरी रिपीटेड थीम। जैसे यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज, ये मैंने बताया था अभी कोल फायर पावर प्लांट का। फर्नेस ऑयल में क्या निकलता है, सल्फर एमिशन होता है उसमें। देन एट एम्बियंट एटमॉस्फेयर, अगेन फिर से सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक, देन कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट में क्या होता है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। ठीक है, देन उसके बाद एक्सेस ऑफ विच एसिड रेन किन की वजह से होता है, लगभग नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। अकॉर्डिंग टू द EPA विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, तो यहाँ पर नीचे थर्मल पावर प्लांट था, यहाँ पे वो कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप की क्लैरिटी आ रही होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट एसिड रेन, बार बार क्वेश्चन पूछा है। एसिड रेन 2013 में पूछा था, एसिड रेन 2022 में भी पूछा था, सेम एसिड रेन के ऊपर क्वेश्चन आया। यहाँ पर देखेंगे 2014 में स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं ये दिया है। यहाँ पर आपका पावर प्लांट दिया था, यहाँ पर आपका ऑयल इंडस्ट्री दिया था, यहाँ कॉपर दिया था, और यहाँ स्टील दिया हुआ है। मैंने आपसे बोला था अगला इनका जो सल्फर डाइऑक्साइड के बाद ये लोग टारगेट किए हैं मीथेन को। ठीक है, मीथेन का सोर्सेस कहाँ पे है और सरकार मीथेन के गैस को रिड्यूस करने के लिए और क्या क्या कर रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। मीथेन हाइड्रेट क्या होता है, डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्साइड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो होता क्या है मीथेन, कहाँ से रिलीज होता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, विच मीन्स कि आप ये सारे जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं इनको तो हमें एक शीट बना लेनी चाहिए कि ये कहाँ से इनके सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको रिड्यूस करने के लिए, या कोई नई टेक्नोलॉजी बनी है इनको रिड्यूस करने के लिए। ऑलराइट, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड 2025 में एक क्वेश्चन आया था, ये वाला, विथ रेफरेंस टू दिस 600 to 332 BC। ओके, ये टाइमलाइन है। अब आप बताइए, ये टेरिटरी है, टेरिटोरियल रीजन है, और ये रिवर फ्लोइंग इन द रीजन, वो टेरिटरी थी और कौन सी नदियाँ फ्लो हो रही है, जैसे असमाका, देन कंबोजा, अवंती, कोसला, ये नदियाँ फ्लो हो रही हैं। उससे पहले 2014 में एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे
ये अवंती, गंधारा, कोसला एंड मगध, ठीक है। तो इसमें ये अवंती, सॉरी ये अवंती ये है, कोसला ये है, दो आपके ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, दिए हुए हैं। एंड दैट्स हाउ एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको दिखता है कि कुछ तो बात है, कहाँ पे, बुद्धा के टाइम से एसोसिएटेड, और ये कौन से टाइम के बारे में बात हो रही है, टेरिटोरियल रीजन कौन से टाइम की बात हो रही है। आपको ध्यान देना पड़ेगा 600 से 300 बीसी कौन सा टाइम था वो, तो आप लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में टाइमलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, जैसे ये देखिए 2016 और 2020 में क्या पूछ रहे हैं ये लोग पूछ रहे हैं लिंकिंग, दे आर आस्किंग अबाउट द लिंकिंग फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस टू देयर रीजन्स प्रेजेंट डे स्टेट, यानी कि फेमस प्लेस और किस रीजन में है, बोध गया, खजुराहो, शिरडी, नासिक, किस रीजन में पड़ता है, ठीक है। ये पुराना वाला रीजन है, विदर्भ, मालवा, बुंदेलखंड, ठीक है, बाघेलखंड। तो आप कहेंगे 2 और 5, यानी कि खजुराहो और तिरुपति इज राइट, एल्स एवरीथिंग इज रॉन्ग। नाउ यहां देखेंगे आप फेमस प्लेस और प्रेजेंट स्टेट, पहले जो पुराने फेमस प्लेस थे और अभी किस राज्य में है, जैसे भीलसा हो गया हमारा ये, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है, फिर हमारा गिरिनगर गुजरात में है, ठीक है। ये दोनों इनकरेक्ट हैं। नाउ आपकी जिम्मेदारी है पता करने की जो इनकरेक्ट हैं उनका सही जगह क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो सही जगह है तो फिर उनके यहाँ पे फेमस प्लेसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। ये उसके बाद और क्या पूछता है, ये बुद्धा से रिलेटेड फॉलोइंग किंगडम एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। ये तो खैर हमने देखा ही था, 3 और 4 था, कोसला और मगध बुद्धा से रिलेटेड था। नाउ साइट्स ऑफ अशोकाज मेजर रॉक एडिथ, अ लोकेशन इन द स्टेट ऑफ। तो जब भी आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ें या जब भी आप अशोक को पढ़ें या फिर चोल या फिर आप बुद्धिज्म पढ़ें, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, दिमाग में रखनी पड़ेगी कि यूपीएससी क्या पूछता है। मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो कहाँ पर हैं, देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि धौली जो है उड़ीसा में है, इरगुडी जो है आंध्र प्रदेश में है, दैट इज इट। ये दोनों इनकरेक्ट हैं, तो फिर इन दोनों का सही जवाब क्या है, ये ऑलरेडी हमने अपने पीवाईक्यू के माइक्रो थीम में दिया हुआ है, लेवल 3 में पूरी एनालिसिस है, इसका सही क्या है, गलत क्या है। ऑलराइट, नाउ ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, एंशिएंट का है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, 2022 में, 21 में, 20 में। अब ये पोस्ट गुप्ता पीरियड है, ठीक है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या क्या डिस्कस किया गया है 2020 में, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ओके। तो क्रोनोलॉजी बताना है कि हुआ क्या था, तो आप कहेंगे पहले पल्लवा का पावर एस्टेब्लिश हुआ था अंडर महादेव वर्मन 1, उसके बाद पाल डायनेस्टी गोपाला ने फाउंड की थी, फिर उसके बाद राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोज, फिर उसके बाद चोल एम्पायर को प्रांतका 1 ने स्टैब्लिश किया था। तो ये क्या है, ये कहाँ से आएगा, ये टाइमलाइन से आएगा। टाइमलाइन अगर आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री में, तो फिर ये लॉजिक से भी सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। देन अगेन ये फिर पूछ रहा है 2021 में, क्रोनोलॉजी आप बताइए कि डिक्लाइन ऑफ गुप्ता से लेकर राइज ऑफ हर्षवर्धन तक ये सारे किंगडम जो है नॉर्थ इंडिया के, इनको आप सही में करिए। तो आप कहेंगे 1 3 4 6, यानी कि गुप्ता ऑफ मगधा, देन पुष्यभूतिज थानेसर, देन मुखर्जीज मौखारी कन्नौज और मैत्रकाज ऑफ वल्लभी, ओके। यहाँ देखेंगे आप कि ये राजा हैं, ये उनकी डायनेस्टी है, राजा राजा राजा, ये उनकी डायनेस्टी। तो नानुका, चंडेला, नागाभट्टा, गुजरात प्रतिहारा, भोज जो है वो चंडेल के हैं, सॉरी भोज जो है वो परमार डायनेस्टी। तो टोटल क्या हो गया हमारा ये। तो आपको क्या है यहाँ पूछ रहा है कि अंडरस्टैंड आपको क्या करना है कि जो किंग लोग हैं, जो लोग राजा लोग हैं, उनको आप उनकी डायनेस्टी के साथ मैच करिए। तो एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल ऐसे आपसे बनेंगे। एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज पॉलिटिकल लैंडस्केप, क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था इन्होंने, ठीक है। देन क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री इवेंट्स व्हेन डीलिंग विथ राइज एंड फॉल ऑफ डायनेस्टीज, ठीक है। तो इससे बहुत कुछ निकाला जा सकता है और इससे क्वेश्चंस भी क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये फिर से एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा यह क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक। क्या क्वेश्चन पूछा है, आर्कियोलॉजिकल साइट किस स्टेट में है, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। तो इनाम गांव महाराष्ट्र में है और चालकोलिथिक साइट है।
फिर मनगाडू केरला में है, मेगालिथिक साइट है। ये कहाँ है? ये इनकरेक्ट है। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि इनका सही जवाब क्या होगा। क्या पता यहाँ से क्वेश्चन हमारा एक इंटरलिंक करके बन जाए। अगर टाइम है तो करिएगा, अदरवाइज छोड़ सकते हैं इसको। वहीं पे ये सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मैच करता है। ये साइट का नाम है वेल नोन फॉर व्हाट। यहाँ पर भी ये साइट का था, डिस्क्रिप्शन किस लिए जाना जाता था, और एक्स्ट्रा क्या दे दिया इसमें, किस स्टेट में है। ठीक है, तो इसमें भज सही है और सितनवसल सही है। यहां पर आप देखेंगे फिर से लिटरेरी वर्क और उनके ऑथर। तो प्री में तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है, थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस ही हैं, फैक्ट्स हैं ये सारे के सारे, कि ये लिटरेरी वर्क इनका है, इनका ऑथर कौन कौन सा है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री से इस बार 2025 में यूपीएससी के एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछ दिया था, कॉपी गिफ्ट क्वेश्चन था, अराघटा क्या होता है, और 2016 में अराघटा सेम दिया था। ठीक है, तो वाटर बैग लेदर नहीं था, अ लार्ज वाटर पुल्ड बाय डायरेक्टली रोप बाय हैंड, ये होता है। ठीक है, अराघटा क्या था। अब यहां देखेंगे कृष्ण देवराया, यानी कि ये हमारा विजयनगर एम्पायर था। मेडिवल हिस्ट्री से देयर आर सेट ऑफ क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल 2016 में, 2021 में, 2023 में, 24 में, 23 में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। 2016 में क्या पूछा गया है कि जो टैक्सेशन सिस्टम था कृष्ण देवराया जो कि विजयनगर के रूलर थे, अब बताइए क्या इनमें से सही है। तो आप कहेंगे कि दोनों सही है। प्राइवेट ओनर वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रियल टैक्सेस पे करते थे, और टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ लैंड। ओके, ये कृष्ण देवराय का टाइम था। फिर उसके बाद 2021 में इन लोगों ने पूछा फिर से कि पोर्चुगीज राइटर नुनीज के हिसाब से विजयनगर एम्पायर की जो विमेन थी वो किन किन चीज़ों में एक्सपर्ट थी। ये चारों चीज़ों में वो एक्सपर्ट थी। फिर इन्होंने पूछा 2023 में हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर ऑफ पोर्चुगीज मेडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू द पोर्चुगीज। तो आप कहेंगे बहादुर शाह वॉज द रूलर जो कि इन्होंने मेडिवल गुजरात सरेंडर कर दिया था ड्यू को, पोर्चुगीज को। सेम यहीं पर ये क्वेश्चन पूछ दिया था 2024 में इसी के फॉर्मेट पे कि हु वॉज द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू पोर्चुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल। कौन थे भाई? यही हैं कृष्ण देवराया। ठीक है, कृष्ण देवराया थे। देन 2023 में पूछ रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड द डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर इतना 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 फ्रॉम द कैपिटल सिटी। तो देवराया वन। ओके, तो ये जो विजयनगर एम्पायर के जो किंग्स हैं उनके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं आपको पता है। और इन चारों पांचों क्वेश्चंस को देखते हुए आपका एक पूरा कंटेंट माइक्रो नोट्स भी रेडी हो सकती हैं। ऑलराइट, इनके करेक्ट आंसर से आपके एक नोट्स रेडी हो सकते हैं और ये वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ऑलराइट, यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि पोर्चुगीज के टाइम पे कौन कौन से और क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड बन सकते हैं। ऑलराइट, और क्या क्या कौन कौन राजाओं ने पोर्चुगीज की मदद की थी, क्या की थी, तो ये आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई सारे गिफ्ट क्वेश्चन हमें मिले थे 2025 में। 2019 का एक क्वेश्चन और 2025 का एक क्वेश्चन लगभग सेम है। अगर हम लोग इसकी बात करें सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, और यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकार, एग्जैक्टली सेम वहां पूछ दिया था। ओके, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग एज वेल सेपरेटली। समझ रहे हो, सेपरेटली क्वेश्चंस पूछ सकता है। जब ये पूछ सकता है सेपरेटली तो ये भी पूछ सकता है अबाउट द फीचर्स, कब हुआ था और क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे थे इसके। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन आया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये जो प्रोग्राम है। ठीक है, ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन थे और इजी सॉल्व हो सकते थे। ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऑलरेडी। प्री 2025 के लिए ये मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था कि स्वदेशी मूवमेंट से क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्वदेशी मूवमेंट से, सिविल डिसोबीडियंस से एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्वेश्चन फुल फ्लेजली 16 सालों में नहीं पूछे गए थे। इस बार 3-3 क्वेश्चन पूछ दिया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। और ये स्वदेशी मूवमेंट का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये स्वदेशी मूवमेंट 2023 में, देन 2016 में, 2015 में, 2019 में, एवरीवेयर दे हैव आस्क्ड। ओके, देन उसके बाद ये क्वेश्चन मैं बार बार बताता हूँ इसको क्योंकि 2017 में इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था
लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो कंपेयर किया था इनको रियोतवारी और जो हमारे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट से, ठीक है। तो रियोतवारी के टाइम पर अलेक्जेंडर रीड और मुनरो थे, कॉर्नवालिस के टाइम पर क्या था, परमानेंट सेटलमेंट था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, ये इसका इनकरेक्ट आंसर था। यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होके ये यहाँ चला गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये सेम चीज़ स्वदेशी मूवमेंट वाली मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, आपको ये देखिए इसके ऑप्शन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ठीक है। तो बार बार बता रहा है कि जो इनकरेक्ट हैं उसमें से भी क्वेश्चंस हम लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। ये क्रिप्स मिशन है हमारा, क्रिप्स मिशन 2016 में और 2022 में। 16 में पूछा स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस देना इंडिया को। यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ प्रपोजल पूछा था। क्या प्रपोजल था भाई, कि जो लोग भी वो प्रिंसली स्टेट हैं, अगर भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहते तो ब्रिटेन के साथ जुड़ सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है, ये थी। फिर गदर पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था। गदर पार्टी 2014 में एक पूछा, फिर 2022 में एक पूछा। 2014 में पूछा गदर वॉज, क्या था गदर, तो आप बता सकते हैं रिवोल्यूशनरी, ये था रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन था, ठीक है। फिर 2022 में पूछा कौन कौन मेंबर थे गदर पार्टी में, ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक। तो एनालिसिस का जो रोल है, अब जो स्टूडेंट ये पढ़ेंगे गदर पार्टी कौन थी, तो ये तो भाई ना पढ़ना तो एक तरीके से मूर्खता होगी ना, कि जो पार्टी कौन है तो उस पार्टी के संचालक कौन थे, कौन स्टार्ट किया था, ओके। अब आते हैं हम लोग एमैक पे। एमैक का एक आध क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, जब 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया। ये ट्रेडिशन है, ये उनकी कम्युनिटी है, ठीक है। तो चालीला साहिब फेस्टिवल, नंदराज जाट यात्रा, वारी वरकारी, किनके फेस्टिवल है, ठीक। वहीं पे क्राफ्ट, ये क्राफ्ट किस स्टेट का हेरिटेज है, जैसे कि ये पुथुकुली शॉल, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, उपादा जसमांदी। अगर आप देखोगे यहाँ पर आप एलिमिनेशन टेक्निक नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि ओनली वन है। यू हैव टू बी वेरी श्योर शॉट, और इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से कट ऑफ नीचे जाती है, इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। सेम ये ट्रेडिशन, और ये किस स्टेट का ये ट्रेडिशन है, ओके। तो ये बहुत डाइवर्स है। मैं तो अक्सर कोशिश करता हूँ कि इसको स्किप कर दूं, लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो रिवाइज कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमने पहले PYQ में किया था, उनके ऑप्शंस को डिकोड करके ये कौन से किस शहर का डांस है, क्राफ्ट है, ये रेलेवेंट है, ठीक है। अभी तक अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमने ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की हुई है, सो मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे कम से कम 2000 से भी ज़्यादा लाइक्स आएँ, लगभग 200 से भी ज़्यादा शेयर हों, ताकि ये पता चले, मतलब लोगों का टाइम ना वेस्ट हो UPSC के एग्जाम को समझने में। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, अदरवाइज अगली बार आप शायद इस चैनल को देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पर बहुत डीप में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही डीप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ज्योग्राफी का हम लोग देखते हैं। ज्योग्राफी में 2024 में, ठीक है, 2024 में और 2025 में लेटेस्ट एक ही क्वेश्चंस लगभग पूछे गए थे आइसोथर्म से रिलेटेड। आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर ओशन एंड टू द साउथ ओवर कॉन्टिनेंट। देन अगेन आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वर्ड्स व्हाइल क्रॉसिंग द लैंडमार्क्स एंड पोल वर्ड्स व्हाइल क्रॉसिंग द सी। अब ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, बस डायमेंशन अलग है पूछने की, ठीक है। कि जनवरी में एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर क्या है, कोल्ड ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इतना कोल्डर टूवर्ड्स इतना। यहाँ पे वार्मर का पूछा है, यहाँ पे कोल्डर का पूछा है, ऑलराइट। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन ली है, यहाँ पर आपको इक्वेटर को बेस लगा के किया है क्वेश्चन। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है अगर आपको आइसोथर्म्स पता होंगे तो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इट टॉक्स अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, एग्जैक्टली आया है 2024 में 2025 में, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्लाइमेटोलॉजी के, क्लाइमेट के हीटिंग मैकेनिज्म के ऊपर। ये क्वेश्चन है क्लाइमेट में जो डस्ट पार्टिकल है उनका क्या रोल है एटमॉस्फेयर में। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है इसमें, कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और इसमें पहला क्या करता है
कि द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट देन द इक्वेटोरियल पोलर रीजन। ठीक, जब आपने ज्योग्राफी की क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी होगी तो आप समझ में आ गया होगा ये रिवर्स स्टेटमेंट है, यहाँ पे रिवर्स लॉजिक ट्रैप है ये आपके लिए। दूसरा क्या है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैव लेस ड्राई विंड्स, और यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ओके, सेम चीज़ है बोथ स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन 1-2, बस कंसेप्ट अलग है, बाकी हमारा ये टॉपिक जो है वो सेम है, क्लाइमेटोलॉजी का हीटिंग मैकेनिज्म। 2024 में 25 में आया था। ठीक है, ये एक मैपिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, क्या मैपिंग का क्वेश्चन था? 2010 में इन लोगों ने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कोलेरू लेक कृष्णा में जाती है। ठीक है, ये इनकरेक्टली था। सेम यही चीज उठा के यहाँ डाल दी, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स टू कोलेरू लेक, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जानबूझ के देख के डाला गया इसमें। ठीक है, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलार लेक, मियंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कंवर लेक। मियंडरिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा, फ्लडिंग होगा। फ्लडिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्स कंवर लेक। ठीक है, मतलब कि यह डैम रिवर, कौन सा डैम किस रिवर पर है, और यहां पर क्या है कि झेलम रिवर कौन सा नदी किस लेक के बाजू से निकल रही है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए ज्योग्राफी का, ये मैंने बार बार कहा हुआ है कि क्लाइमेटोलॉजी की है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट टाइप। तो जैसे ये दिया हुआ है द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इन द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आप कहेंगे सीजनल मतलब मानसून है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज अ सीजनल रिवर्सल क्लाइमेट। अब इसका इनकरेक्ट ऑप्शन था इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट 2015 में सही है, ये पूरे डिस्क्रिप्शन जो आप देख रहे हैं ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट की है। ठीक है, अब इनका इक्वेटोरियल क्लाइमेट ऑप्शन यहां दिया हुआ है, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है तीनों ये फिट बैठती है वेस्ट मैराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट की। ठीक है, दिस इज इट, समझ में आया? उसके बाद आते हैं ये 2018 और 2024 क्या बात कर रहे हैं। 2024 बात करता है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो कौन कौन सा प्रोडक्ट निकलता है उसमें से। इट्स अ गुड क्वेश्चन। फिर 2018 में उससे पहले पूछा था सिर्फ बैरन आइलैंड वॉल्केनो के बारे में, ये एक्टिव है कि नहीं, कितनी दूर है ग्रेट निकोबार से, और लास्ट टाइम ये कब फटा था। ठीक है, सडनली अचानक से क्वेश्चन पूछ दिया गया। ना जब ये क्वेश्चन देखोगे आप 2014 का और 2024 का, यहाँ पर बात हो रही है कोरियोलिस फोर्स की, लेकिन कोरियोलिस फोर्स 2015 में ही यहाँ दिया हुआ था, कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक, जबकि आंसर इसका ये है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और सी सरफेस टेम्परेचर से भी ऑलरेडी मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस बन चुके हैं। हालांकि ये बेसिक कंसेप्ट है हमारे ज्योग्राफी का, बनता ही ये क्वेश्चन इससे से आना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बना है कोरियोलिस फोर्स के ऊपर, उसके की फीचर्स के ऊपर। समझ में आ गया? ठीक, अब इकोनॉमी का कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। इकोनॉमी में जैसे ये 2023 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, आप कहेंगे यहाँ पे मनी मार्केट। ठीक है, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है, यहाँ पर आप कहेंगे कैपिटल मार्केट क्या है, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट, तो स्टॉक मार्केट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट आर द कैपिटल मार्केट। कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट आर द पार्ट ऑफ कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे मनी मार्केट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। FRBM एक्ट 2010, 2018, 2020, FRBM एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ये तय करती है कि सरकार कहीं आपका पैसा कहीं उल्टा सीधा तरीके से खर्च न कर दे। तो इसका यही मतलब है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट का मैनेजमेंट। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं FRBM एक्ट पे, इससे पहले भी आए हुए हैं। ठीक है, मैंने नहीं लिखा हुआ है, इससे पहले भी आए हुए हैं, कई क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको ये देखना है कि यूपीएससी का ऑब्जेक्टिव क्या है, समझ में आ रहा है, तो आपकी क्लैरिटी बनी रहेगी। तो आपको यूपीएससी प्री के लिए अगर प्रिपेयर होना है तो FRBM आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या करता है ये FRBM, क्या की फीचर हैं, इस बार FRBM में क्या पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, और ये हमारे भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल इसको पावर देता है। ठीक है, यानी कि ये FRBM एक्ट ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? सो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो 2026 की,
तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन बचे हुए हैं, या 50 दिन बचे हुए हैं, या 30 दिन बचे हुए हैं। इसके लिए अब अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते हो, अगर आपके पास 60 दिन है तो आप 600 घंटे आपके पास हैं, और अगर आप जॉब और कॉलेज में हो तो आपके पास 300 घंटे हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी देखा है या अप्रैल में देखा है तो हमारा रिवीजन बैच चल रहा है। रिवीजन बैच यानी कि ऑलरेडी नया बैच स्टार्ट है 25 अप्रैल से। नया क्या है, मतलब कि ये बेस्ट है। 25 तारीख से स्टार्ट है और 30 तारीख को ये फिनिश हो जाएगा, 30 अप्रैल को। रैंकर्स और रैंकर्स प्लस, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग यही PYQ एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज करेंगे। यही PYQ एनालिसिस हम लोग एक एक सब्जेक्ट को उठा के करेंगे और करंट अफेयर को इंक्लूड करते हुए करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। PYQ पूरा समझ में आ रहा है, 100-150 क्वेश्चन पूरे साल में, 10 साल 15 साल में पूछा गया है। फिर करंट अफेयर 1.5 साल का, 4 क्लास लगेगी इसकी। फिर इकोनॉमी एग्रीकल्चर की 5 क्लास, लगातार हमारे सेशंस हैं। अगर आपने किसी भी डेट में अगर आपने ज्वाइन किया है, मान लीजिए कि 6 तारीख हो गई, 8 तारीख हो गई, 30 तारीख, किसी भी डेट में आप बस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां से स्ट्रीक चलेगी लंबी, 30 अप्रैल तक चलेगी। समझ में आ रहा है, ये एडवांस्ड रिवीजन बैच है। रिवाइज करते हैं क्योंकि अब रिवाइज का टाइम है। हमने संडे फ्री कर रखा है, संडे को सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट दे रखा है हमने। टाइम जो है वो चेंज हो गया, अब 7 से 9 है, 7 से 9, 7 से 9, 7 to 9 PM अब टाइम हो चुका है इसका। 25 मार्च से स्टार्ट है, 30 अप्रैल तक इसका खत्म होने वाला है, ठीक है। और 6 अप्रैल तक लास्ट एडमिशन डेट है। इनकेस अगर आप 10-15 तारीख को भी आप ले रहे हैं तो फिर आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं इसमें, ठीक है। रिकॉर्डेड भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए वैसे भी अवेलेबल रहूंगा 1-to-1 के लिए। इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में है, और इसमें आपको लगभग 32 क्लासेस हैं, जिसमें से 19 है हमारी PYQ बेस्ड क्लासेस, 13 हमारी करंट अफेयर बेस्ड क्लासेस हैं, और PYQ की माइक्रो थीम जो मैंने दिखाई थी वो फ्री मिलेगी इसमें। और अगर आप इसको एनरोल करते हैं तो CSAT का बैच जो हमारा है उसमें 70% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और 10 FLT है, 500 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे करंट अफेयर CSAT के, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं एनोटेशंस के साथ, वर्कशीट के साथ और PYQ के साथ। ये सारे आप देख लीजिए, मैथ्स, टॉपिक वाइज, लॉजिकल रीजनिंग, एवरीथिंग, राइट। नाउ अगर आपको CSAT का ये बैच चाहिए तो आप जब ये रैंकर्स प्लस में आप एनरोल कर लेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, नीचे नंबर दिया हुआ है, वहां पर आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज कि अगर आपको सिर्फ CSAT बैच चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ CSAT बैच के लिए आपको यूज करना है कोड CSAT 2026 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। आई होप कि अब आपकी क्लैरिटी आ गई होगी। अब मैं ये कह सकता हूं कि अब आपको पूरा समझ में आ चुका है, और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो एक चीज आप जरूर कमेंट करके लिखिएगा, जिसको मुझे पता चल जाए कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आप लिखो यहां पर अपने कमेंट सेक्शन में PYQ क्लैरिटी। अगर आपको समझ में आ गया है तो PYQ क्लैरिटी लिखिए, और फिर जो फायर वाला है वो फायर वाला आप, है ना, वो जो इमोटिकॉन्स जलते हैं फायर वाले, वो फायर वाले इमोटिकॉन्स आप बना दीजिए, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हुआ है। अब आपको वो क्लैरिटी आ गई है कि PYQ को हम यूटिलाइज कैसे करें, अप्लाई कैसे करें, ठीक है। देन आई विल विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आप अगर आप इसमें से कोई सा भी प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो ज़रूर आप हमारे मोबाइल ऐप में जाके मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, कमेंट में जो लिंक है, उसको मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली हमारे अपने प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप iOS यूज़ कर रहे हैं, आईफोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वेबसाइट के थ्रू जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा OTP, और जब आप वेबसाइट पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल ऐप में, आईपैड में शो करेगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, और ये ज़रूर कमेंट करिएगा PYQ क्लैरिटी फायर के साथ, ताकि मुझे लग जाए कि अब आप समझ चुके हैं एग्जाम के लिए, अब आप रेडी हो चुके हैं, तैयारी के लिए रेडी हो चुके हैं, अटेम्प्ट देने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। दिस इज द रियल एग्जामिनर माइंडसेट, किस तरीके से UPSC आपसे क्या क्या पूछना चाहती है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।